फ्रेंड्स, हमने प्रिंसिपल की लायबिलिटीज देखा था। अभी ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे एजेंट भी पर्सनली लायबल हो सकता है। नॉर्मली एजेंट कैन नॉट पर्सनली इन्फोर्स और बाउंड। प्रिंसिपल के बिहाफ एजेंट बाउंड भी नहीं है एंड इन्फोर्स भी नहीं करवा सकता। इसीलिए नॉर्मली एजेंट पर्सनली लायबल नहीं होगा। वो प्रिंसिपल के बिहाफ ही काम कर रहा है। एजेंट पे स्यू भी नहीं हो सकता है, एजेंट दूसरे पे भी स्यू नहीं कर सकता है। लेकिन उसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में नीचे दी गई सिचुएशन में आप मान सकते हो कि जहां पे एजेंट पर्सनली लायबल हो सकता है। एजेंट अपॉइंट किया हुआ है परचेज सेल ऑफ द गुड्स के लिए, इंडिया में किया हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल है वो अब्रोड का है, फॉरेन का है। एट दैट टाइम परचेज सेल ऑफ द गुड्स के लिए हमारा जो इंडिया का एजेंट है वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आया फॉरेन प्रिंसिपल। याद रखो एजेंट पर्सनली लायबल कब होगा? जब फॉरेन प्रिंसिपल होगा तब। सेकंड, एजेंट ने काम किया है लेकिन ऐसा बोला नहीं है कि मैं किसके बिहाफ कर रहा हूं, वो तो नहीं बोला है। प्रिंसिपल का नाम भी नहीं दिया और प्रिंसिपल है ऐसा भी नहीं बोला है। नेम ऑफ द प्रिंसिपल नॉट गिवन एंड अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल है। एट दैट टाइम सामने वाले ने क्या माना है कि एजेंट पर्सनली लायबल है, एजेंट अपने आप लायबिलिटी ले रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रिंसिपल स्यू नहीं हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट आपका आया था फॉरेन प्रिंसिपल। सेकंड में नेम नॉट डिस्क्लोज एंड प्रिंसिपल है वो भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। थर्ड पॉइंट में प्रिंसिपल माइनर है, अनसाउंड है, इसका मतलब इनकम्पेटेंट है। प्रिंसिपल इनकम्पेटेंट है तो ऐसी सिचुएशन में एजेंट है वो लायबल होगा। इसीलिए आपको बोला है जो प्रिंसिपल इनकम्पेटेंट है तो उस पर स्यू नहीं कर सकते। एजेंट ने माइनर के साथ कुछ कॉन्टेक्ट किया है, एट दैट टाइम माइनर तो लायबल हो नहीं सकता है, तो एजेंट को ही पर्सनली लायबल होना पड़ेगा। लेकिन कब एजेंट लायबल नहीं होगा? प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी को मालूम है, अदर पार्टी ऑलरेडी नोस दैट कि प्रिंसिपल है वो माइनर है। इन शॉर्ट, सबसे पहले प्रिंसिपल फॉरेन का है तो एजेंट पर्सनली लायबल। सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है, प्रिंसिपल है वो भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल इनकम्पेटेंट है। फोर्थ पॉइंट, रियल में एजेंट है ही नहीं, प्रिटेंडेड एजेंट है। सिर्फ एजेंट बोल रहा है मैं तो बस इसका आदमी हूँ। कई लोग बोलते हैं ना मैं इसका पीए हूँ, फला वो पॉलिटिशियन। जाने दो, वो प्रिटेंडेड एजेंट हो सकते हैं। क्यों? प्रिंसिपल तो रेटिफाई नहीं कर रहा है। प्रिंसिपल रेटिफाई नहीं करेगा, प्रिंसिपल डिसऑन मना बोलेगा, तो एजेंट पर्सनली लायबल ही होगा। सबसे पहले फॉरेन प्रिंसिपल तो एजेंट पर्सनली लायबल है। सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल का नाम नहीं बताया, प्रिंसिपल है ऐसा भी नहीं बताया है, तो भी एजेंट पर्सनली लायबल है। थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल इनकम्पेटेंट है तो भी एजेंट पर्सनली लायबल। फोर्थ पॉइंट, एजेंट रियल में है ही नहीं, प्रिटेंडेड है, तो भी एजेंट पर्सनली लायबल। आगे हमने देखा था अथॉरिटी के बाहर जाके कुछ भी काम करेगा तो एजेंट लायबल होगा, प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। विद इन द अथॉरिटी लायबल है तो ही प्रिंसिपल लायबल होगा। यहाँ पे ब्रीच ऑफ वारंटी है इसीलिए एजेंट लायबल होगा। 5 पॉइंट्स हमने लर्न किया। एजेंट कब पर्सनली लायबल है? फॉरेन प्रिंसिपल है तो एजेंट लायबल है। अनडिस्क्लोज नेम, प्रिंसिपल है वो भी डिस्क्लोज नहीं किया है तो एजेंट पर्सनली लायबल है। इनकम्पेटेंट प्रिंसिपल है तो भी एजेंट पर्सनल लायबल है। प्रिटेंडेड एजेंट है तो भी पर्सनली लायबल होगा। एंड एक्सीड्स द अथॉरिटी काम किया है तो भी एजेंट पर्सनली लायबल होगा। नाउ राइट ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जो ट्रांजेक्शन कर रही है, एट दैट टाइम थर्ड पार्टी का एजेंट्स के सामने क्या क्या राइट है? सबसे पहले अनडिस्क्लोज, यानी प्रिंसिपल का नाम एजेंट ने बताया ही नहीं था। एट दैट टाइम
परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जब थर्ड पार्टी मांगेगी तो उसके लिए सेम राइट, जैसे प्रिंसिपल के सामने राइट थे वैसे ही एजेंट के सामने राइट्स होंगे, इसीलिए एजेंट ही प्रिंसिपल हो जाएगा। तो सबसे पहला राइट क्या है, अनडिस्क्लोज एजेंट है तो एजेंट लायबल होगा। लेकिन बाद में पीछे से प्रिंसिपल डिस्क्लोज होगा तो अदर पार्टी रिफ्यूज कर सकती है, हमें परफॉर्म नहीं करना है, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंटिन्यू करना है, तो एट दैट टाइम नॉट लायबल बाय द थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकती है। प्रिंसिपल का नाम नहीं बताया था तो एजेंट के सामने थर्ड पार्टी स्यू कर सकती है, लेकिन बाद में प्रिंसिपल का नाम मालूम पड़ा तो उससे प्रॉब्लम है तो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट भी कर सकती है। यहाँ आईपीएल देखने के लिए वानखेड़े स्टेडियम में एसएस टिकट लेके आया, लेकिन वो टिकट कैसे लिया, उसने थ्रू द एबी लिया। एबी ने स्टेडियम से टिकट लिया, एसएस वो टिकट यूज करके अंदर जा रहा था तो मैनेजमेंट ने रेपुडिएट कर दिया, तेरे से हमें प्रॉब्लम है, तू अंदर नहीं जा सकता। तो एसएस थ्रू एबी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। स्टेडियम वाले को प्रिंसिपल एसएस से प्रॉब्लम है तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो पाएगा। एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसा मान के किया है कि ये प्रिंसिपल ही है, तो एक बंदा है दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके पास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, सस्पिशियस सिचुएशन नहीं है कि कोई और प्रिंसिपल है। एट दैट टाइम परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो सब एजेंट्स के बीच में राइज होंगे, एजेंट पे स्यू कर पाएंगे। गुड फेथ में क्या है, सस्पिशियस सिचुएशन नहीं है तो थर्ड पार्टी एजेंट पे स्यू कर सकती है। ए जिसको 50,000 बी को देना है, उसने 1 लाख का राइस है वो बी को दिया है। ए एज एजेंट काम कर रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ सी काम कर रहा है, लेकिन बी को तो मालूम नहीं था, बी को नॉलेज ही नहीं था, बी को वो मालूम नहीं था कि ए है वो एजेंट है, बी को वह मालूम नहीं था, ऐसे कोई रीजनेबल ग्राउंड और सस्पिशियस सिचुएशन भी नहीं थी, तो सी है वो बी पे कंपेल नहीं कर पाएगा एंड सेट ऑफ भी ए का डेब्ट नहीं ले पाएगा। रिपीट कर रहा हूं, ए को बी को 50,000 देना था, उसने 1 लाख का राइस है वो बी को दिया था, ए ने दिया था, बी को दिया था, ए एजेंट था, सी प्रिंसिपल था, लेकिन मालूम नहीं था बी को, तो बी सेट ऑफ नहीं लेगा एंड फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा। सी कैन नॉट कंपेल, सी ऐसा नहीं बोल सकता है कि बी को तो पे करना ही था, वो सेट ऑफ ले लो। अभी थर्ड पार्टी को पहले मालूम नहीं था कि ये एजेंट किसी का प्रिंसिपल है, जब मालूम पड़ेगा तब थर्ड पार्टी को ऑप्शन मिलेगा, वो एजेंट और प्रिंसिपल दोनों में से किसी पे भी स्यू कर सकते हैं। तो पर्सनली लायबल एजेंट भी हो सकता है एंड प्रिंसिपल भी हो सकता है। पहले एजेंट ने काम किया था, डील किया था, बताया नहीं था कि मैं किसके बिहाफ काम कर रहा हूँ, पीछे से मालूम पड़ा तो बोथ कैन बी लायबल। यहाँ पे ए बी के साथ कॉन्टेक्ट कर रहा है, बाद में मालूम पड़ा कि बी तो सी का एजेंट है, तो ए बी और सी दोनों पे स्यू कर सकता है, बी और सी दोनों पे स्यू कर सकता है। जब एजेंट और प्रिंसिपल कुछ ऐसे ही रिप्रेजेंट हुए हैं कि बोथ आर एक्सक्लूसिवली लायबल, एट दैट टाइम सिर्फ प्रिंसिपल रिप्रेजेंट हुआ है तो प्रिंसिपल लायबल होगा, एजेंट रिप्रेजेंट हुआ है तो एजेंट लायबल होगा, लेकिन रिस्पेक्टिवली एक्सक्लूसिवली सिंगल लायबिलिटी अराइज होगी। एजेंट ऐसे प्रेजेंट हुआ है, नहीं ये पूरा ट्रांजेक्शन मेरा है, मैं लायबल हूँ, तो एजेंट लायबल। प्रिंसिपल ऐसा हुआ नहीं ये तो मेरा चंगू मंगू है, मैं लायबल हूँ, तो प्रिंसिपल लायबल। जो बंदा रिप्रेजेंट हुआ है एक्सक्लूसिवली लायबिलिटी के लिए वही बंदा पर्सनली लायबल होगा। तो थर्ड पार्टी क्या करेगा, अनडिस्क्लोज एजेंट है तो एजेंट पे स्यू करेगा, बाद में मालूम पड़ेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर पाएगा। कोई सस्पिशियस सिचुएशन ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल है पीछे, तो एट दैट टाइम एजेंट लायबल होगा एंड जब बाद में मालूम पड़ेगा तो ऑप्शन किसको मिलेगा,
थर्ड पार्टी को मिलेगा। थर्ड पार्टी दोनों पे स्यू कर सकता है और एक पे स्यू कर सकता है। दोनों में से प्रिंसिपल और एजेंट रिप्रेजेंट ऐसे हुए हैं कि मैं अकेला लायबल हूं, तो अकेला लायबल होगा। रिवोकेशन ऑफ द अथॉरिटी। फ्रेंड्स, हम जो एजेंसी करते हैं उसको रिवोक भी कर सकते हैं, जिसको टर्मिनेशन भी बोलते हैं। हमारा लीगल रिलेशनशिप का एंड लाना, उसका मतलब टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी हुआ। सबसे पहले रिवोकेशन कौन करेगा? एजेंट को प्रिंसिपल निकालेगा, प्रिंसिपल टर्मिनेट करेगा तो उसको रिवोकेशन माना जाएगा। प्रिंसिपल के पास पावर है कि वो नोटिस देके कोई भी टाइम पे एजेंट को निकाल सकता है, लेकिन कब नहीं निकाल सकता? अथॉरिटी देने के बाद ऑब्लिगेशन ऑलरेडी अराइज हो चुका है, उसका रिवोकेशन नहीं हो सकता। मैंने बोला था एक्स तू गुड्स मेरे भी आप परचेस करके आ, एक्स परचेस करके आ गया, ऑब्लिगेशन खड़ा हो गया है, रिवोकेशन बाद में नहीं हो सकता है। यहाँ पे ए ने बी को बोला 1000 बेल्स परचेस कर ले, मैं पे कर दूंगा, और बी के पास ए के मनी पड़े थे, बी ने परचेस कर लिया, ऑन नेम से परचेस किया है, तो वो पर्सनली लायबल होगा। ए कैन नॉट रिवोक द बीस अथॉरिटी, बाद में भी ए है वो रिवोक नहीं कर पाएगा। क्यों? मनी तो उसके पास पड़े ही थे। सेकंड एग्जांपल है 54 और 55 सामने रख के पढ़ो। यहाँ पे भी आपने 1000 बेल परचेस करने का बोला था, ए को ही बोला था, और आउट ऑफ एस मनी वो पे करने का भी बोल दिया था, बी के हैंड्स में पड़ा था। दोनों एग्जाम्पल यहाँ तक सेम है, लेकिन यहाँ इतना फर्क है, यहाँ पे आपने ए के नाम से परचेस किया और यहाँ पे ऑन नेम से यानी बी के नाम से परचेस किया। तो एट दैट टाइम आपने बोल ही दिया था मैं किसके बिहाफ परचेस कर रहा हूँ, तो पर्सनली लायबल नहीं होगा। एंड ए रिवोक भी कर सकता है बीस की अथॉरिटी को। वो बोलेगा मेरा पैसा तेरे पास पड़ा है, तू मत पे कर, वो डायरेक्टली मेरे पास आएगा, मैं पे करूंगा। याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, 54 में एजेंट ऑन नेम से कर रहा है तो अपना लायबिलिटी आ रहा था, इसीलिए प्रिंसिपल का मनी पड़ा था, उसमें से पे कर सकता है। लेकिन प्रिंसिपल के नाम से किया हुआ है तो प्रिंसिपल ऐसा बोल सकता है कि पेमेंट तू नहीं करना, मैं देख लूंगा, क्योंकि प्रिंसिपल के नाम से ही किया हुआ था। लायबिलिटी अराइज एजेंट की हुई नहीं थी तो रिवोक हो सकता है। एक बार लायबिलिटी अराइज हो गई तो बाद में रिवोक नहीं हो सकता। प्रिंसिपल जब रिवोक करेगा, प्रीमेच्योर्ड रिवोक करेगा, समय से पहले मना बोलेगा, सफिशिएंट कॉज नहीं होगा, तो एट दैट टाइम प्रिंसिपल एजेंट को कंपेसेट करेगा। रीजनेबल नोटिस देना है, रीजनेबल टाइम से पहले बोलना है, एंड उसका कंपेसेशन भी प्रिंसिपल को पे करना पड़ेगा। प्रिंसिपल मना बोलेगा तो रिवोकेशन, एजेंट मना बोलेगा तो रिन्यूशिएशन। रिवोकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। ए ने बी को बोला था मेरा मकान रेंट पे दे दे, बाद में ए ने रेंट पे दिया, बी के पास पावर था, उसने रेंट पे दे दिया। किसने दिया? प्रिंसिपल ने दे दिया। ए ने बी को बोला मेरा मकान रेंट पे दे, बी ने नहीं दिया, उससे पहले ए ने दे दिया, ऑटोमेटिकली अथॉरिटी रिवोक हो गई, रिन्यूशिएशन हो गया, रिवोकेशन हो गया। ना रिन्यूशिएशन एजेंट कैंसिल कर रहा है, रिवोकेशन की तरह ही रिन्यूशिएशन होता है। डिफरेंस इतना है कि प्रिंसिपल नहीं, एजेंट कैंसिल कर रहा है। एजेंसी फिक्स पीरियड के लिए था, एजेंट प्रीमेच्योर विदाउट सफिशिएंट कॉज कैंसिल कर रहा है। रीजनेबल नोटिस देना तो जरूरी है ही, लेकिन कुछ डैमेजेस हुआ है तो भी एजेंट है वो प्रिंसिपल को पे करना पड़ेगा। रिवोकेशन प्रिंसिपल करेगा, रिन्यूशिएशन एजेंट करेगा, दोनों में सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। प्रीमेच्योर है, विदाउट कॉज है, तो डैमेजेस पे करना पड़ेगा। एंड थर्ड पॉइंट है कंप्लीशन ऑफ बिजनेस। आपने बिजनेस ही खत्म कर दिया तो अभी एजेंसी का मतलब नहीं, कुछ ट्रांजेक्शन ही नहीं होगा। ऑपरेशन ऑफ लॉ है, डेथ हो गया है, तो भी अभी एजेंसी कंटिन्यू नहीं होगी। और अथॉरिटी जो एजेंट को मिला हुआ है गुड सेल करने का, वो ऑलरेडी एक्सरसाइजेबल था, तो सेल कंप्लीट तक लायबिलिटी खड़ी होगी। यानी जब ऑपरेशन ऑफ लॉ है,
एट दैट टाइम एजेंसी टर्मिनेट होगी एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी और डेथ। ऑथोरिटी सेल का दिया हुआ है, वो सीज नहीं किया है तो सेल कर सकते हो, लेकिन सेल हो गया तो बाद में सीज का क्वेश्चन नहीं है। ये भी डेथ इन इंसॉल्वेंसी ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ, प्रिंसिपल का इंसेनिटी हुआ है, एजेंट का इंसेनिटी है, यहाँ डेथ है। ऐसा कोई भी सिचुएशन में दोनों में से किसी का भी डेथ और इंसॉल्वेंसी है तो पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन हो जाएगी एंड हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट होगा तो भी इमीडिएट टर्मिनेशन हो जाएगा। टाइम खत्म हुआ, फिक्स टाइम के लिए एजेंसी किया हुआ था, टाइम खत्म होते ही हमारा एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा। एजेंसी क्या इरिवोकेबल है? जहां पे एजेंट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है, इंटरेस्टेड है, वहां पे एजेंसी रिवोकेबल नहीं हो सकती है। जहां पे एजेंट का अपना इंटरेस्ट है वहां पे आप यानी कि प्रिंसिपल एजेंसी रिवोक नहीं कर सकते। 57 दिया हुआ है आपको एग्जांपल। ए ने बी को अथॉरिटी दिया है, मेरा लैंड आप बेच दो और उसका जो डेप्ट है वो आप ले लो। मुझे आपको मनी देना था, मैंने आपको लैंड दिया, बेच के अपना मनी आप ले लो। तो ए यहाँ पे अथॉरिटी रिवोक नहीं कर सकता, अपना मनी आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है, एजेंट का इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल एक बार अथॉरिटी देने के बाद टर्मिनेट नहीं कर सकता। ए ने 1000 बेल्स ऑफ कॉटन दिया था और एडवांस मनी बी ने ए को दिया था। एट दैट टाइम एडवांस मनी मिला हुआ है तो अब ए बी को ऐसा नहीं बोल सकता कि ये कॉटन मत बेचो। बी कॉटन बेच के अपना एडवांस मनी रिकवर कर सकता है जब जब एजेंट का उसमें इंटरेस्ट है, ऐसा एजेंसी रिवोक नहीं हो सकता। इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन, एक बार एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट हो गई तो व्हाट विल बी इफेक्ट? टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से जब लोगों को मालूम नहीं था उसके पहले के ट्रांजैक्शन के लिए थर्ड पार्टी के लिए लायबल है, लेकिन मालूम होने के बाद थर्ड पार्टी के लिए प्रिंसिपल भी लायबल नहीं होगा। एग्जाम्पल दिया है, ए ने बी को बोला तो गुड्स बेच दे और एग्री भी हो गए, तुझे 5% कमीशन हम दे देंगे, लेकिन उसने बेच दिया, बाद में लेटर दिया अब तू मत बेचना, नहीं चलेगा। सेल बाइंडिंग टू ए, कमीशन मिलेगा। क्यों? एक बार सेल हो गया, बाद में रिवोकेशन किया है। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है, ए ने बी को बोला गोडाउन में पड़ा हुआ कॉटन तू बेच दे, सेकंड लेटर बेचा दिया है, अभी तू मत बेचना, उससे पहले सेल हो गया है। एट दैट टाइम तो सी का पेमेंट अगेंस्ट द ए गुड माना जाएगा। ए ने बी को बोला सर्टेन मनी सी को पे कर, ए का डेथ हो गया और डी ने उसका विल का प्रोबेट कोर्ट ऑर्डर भी ले लिया, बट बिफोर हियरिंग इट पे मनी टू सी, तो पेमेंट इज गुड टू द एग्जीक्यूटर। देखो आपने ए का डेथ हुआ है, बाद में ए की डेथ की वजह से कुछ भी पेमेंट करना था वो पेमेंट कर दिया है, तो अगेंस्ट एग्जीक्यूटर गुड माना जाएगा। एग्जीक्यूटर फिर से पेमेंट नहीं करेगा, एजेंट ने पेमेंट किया हुआ है वो वैलिड माना जाएगा। प्रिंसिपल की डेथ और इंसेनिटी की वजह से इमीडिएटली आपका एजेंसी है वो कैंसल तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी एजेंट का ड्यूटी है कि प्रोटेक्शन फॉर प्रिजर्वेशन करे, प्रिंसिपल को नुकसानी न जाए उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करे। सब एजेंट की अथॉरिटी, हेलो, एक बार एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट हो जाती है ना तो बाकी सब एजेंट की अथॉरिटी ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एजेंसी खत्म होता है। अगले वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ एंड थैंक यू वेरी मच।